आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की बहुत ही फेमस बुक अग्नि की उड़ान के तीसरे और लास्ट पार्ट की। आज के इस पार्ट में हम चैप्टर 11 से चैप्टर 16 तक की बात करेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के प्रख्यात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक जगत में एक नई चमक लाने जैसे थी। दुनिया के कुछ विशिष्ट राष्ट्रों के पास ही मिसाइल की तकनीक थी और यह देखने के लिए लोग उत्सुक थे कि इस समय भारत के पास क्या है। हम वह हासिल करने जा रहे थे जिसका हमने वायदा किया था। अब तक काम चालू करने के लिए हमें आवश्यक राशि एवं स्वतंत्रता दे दी गई थी। मुझे अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ना था और जो वादे मैंने किए थे उन्हें पूरा कर दिखाना था। इस मिसाइल कार्यक्रम को डिजाइन करने से लेकर इसे तैनात करने तक के चरणों तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरतें थी। श्रेष्ठ मानव शक्ति उपलब्ध थी, पैसा मंजूर हो चुका था और कुछ ढांचागत विशेषताएं सुविधाएं भी थी। तो फिर कमी किस बात की थी? इन तीन ठोस चीजों के अलावा किसी परियोजना को सफल बनाने के लिए और क्या जरूरतें होती हैं? अपने SLV-3 के अनुभव से मेरा ये मानना था कि मुझे इसका जवाब पता है। मूल कठिनाई ये थी कि हमारे देश के प्रतिष्ठान मिसाइल प्रौद्योगिकी की प्रवीणता हासिल करने जा रहे थे। बाहर दूसरे देशों से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। टेक्नोलॉजी एक सामूहिक गतिविधि है। हमें नेतृत्व करने वाले ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मिसाइल कार्यक्रम में न सिर्फ अपने मन व प्राण लगा सके बल्कि दूसरे सैकड़ों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी साथ लेकर चल सके। DRDL की जो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ बड़ी संख्या में विलक्षण प्रतिभा के वैज्ञानिक थे, पर दुर्भाग्यवश उनमें से कई कठोर एवं विद्रोही स्वभाव वाले थे। कुल मिलाकर वे तमाम मामलों पर विचार विमर्श तो बहुत उत्साह से करते थे, लेकिन अंततः मानते जरा सी बात। मेरे कई वरिष्ठ साथियों, जिनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा क्योंकि यह मेरी सिर्फ कल्पना भी हो सकती है, ने इस दौरान मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें की थी। मैंने उनकी दोस्ती का सम्मान किया, लेकिन किसी भी तरह के करीबी संबंधों को टाला। मित्र के प्रति वफादारी के माध्यम से कोई भी आसानी से गलत काम कर सकता है, जो अमूमन संगठन के हित में नहीं होता। रक्षा मंत्री R. वेंकटरमन खुद IGMDP की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए सितंबर 1983 में DRDL आए। उन्होंने हमसे कहा कि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिन संसाधनों की भी जरूरत हो उनकी सूची बनाकर दी जाए। जो तुमने सोचा है वह साकार हो जाएगा, जो तुमने ठान लिया तुम उसे हासिल कर लोगे। हमें देखकर बहुत ही उत्साहित एवं रोमांचित थे कि IGMDP के मिशन में देश के शीर्षस्थ लोग हमारे साथ थे। विजयी के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। चारों ओर यही कहा जा रहा था कि IGMDP का जन्म सफलता के लिए ही हुआ था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 3 जनवरी की शाम बम्बई से जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश के निधन की खबर आई तो उस समय ईयर 1984 के लक्ष्यों को लेकर हमारी मीटिंग चल रही थी। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक क्षति थी क्योंकि मैंने अपने जीवन का सबसे चुनौती भरा समय उनके साथ काम करके बिताया था। उनके भीतर जो मानवता थी वह अनुकरणीय तथा अपने में एक मिसाल थी। जिस दिन SLV-1 की उड़ान असफल रही थी और उन्होंने इस तरह मुझे सांत्वना दी थी, उस याद ने मेरे दुख को और गहरा कर दिया था। अगर प्रोफेसर साराभाई VSSC को स्थापित करने वाले थे तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उनके इस काम को आगे बढ़ाने वाले थे। जब इस संस्थान को आगे बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने ही इसे पाला पोसा था। मेरे नेतृत्व को कौशल और आकार देने में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी नम्रता ने मुझे विनम्र बनाया और आक्रामक रवैया छुड़ाने में मेरी मदद की। उनमें एक प्रकार की बाल सुलभता थी और मैंने उन्हें हमेशा वैज्ञानिकों के बीच एक संत के रूप में देखा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने IGMDP की प्रगति खुद आकर देखने की इच्छा व्यक्त की। हम उत्साह एवं जोश से भर गए थे। हर कोई अपना अच्छे से अच्छा काम करना चाह रहा था। पूरा संगठन रोमांचित हो उठा था। 19 जुलाई 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी DRDL आई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में गर्व की भावना काफी उद्दत थी। उन्हें अपने पर और अपने काम पर और अपने देश पर बहुत ही गर्व था। मुझे लगा कि DRDL में उनका आना एक सम्मानीय बात है। वो इस बात के प्रति अत्यधिक सचेत रहती थी कि वो 80 करोड़ लोगों की नेता थी। उनका हर कदम, हर इशारा, उनके हाथों की हर मुद्रा सब अपने में अनूठा था। उन्होंने जिस श्रद्धा एवं सम्मान से हमारे गाइडेड मिसाइल के काम को देखा उसने हमारा नैतिक बल बहुत बढ़ा दिया था। DRDL में अपने 1 घंटे के दौरान उन्होंने IGMDP के तमाम व्यापक पहलुओं को देखा। उड़ान प्रणाली तैयार करने से लेकर बहुविधि विकास प्रयोगशालाएं देखी,
अंत में उन्होंने DRDL परिवार के 2000 लोगों को संबोधित किया। उन्होंने हमसे उस उड़ान परीक्षण कार्यक्रम के बारे में पूछा जिस पर हम काम कर रहे थे। आप पृथ्वी की उड़ान का परीक्षण कब करने जा रहे हैं? श्रीमती गांधी ने पूछा। मैंने बताया जून 1987। उन्होंने फौरन पलटकर कहा, मुझे बताइए उड़ान कार्यक्रमों को और तेज करने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। वह जल्दी से वैज्ञानिक एवं तकनीकी नतीजे चाहती थी। आपके काम की तेज गति पूरे राष्ट्र की उम्मीद है, श्रीमती गांधी ने कहा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि IGMDP न केवल समय पर पूरा होना चाहिए बल्कि पूरी प्रतिभा और अनूठेपन के साथ भी। श्रीमती गांधी ने परियोजना को लेकर जो कदम उठाए थे वे न सिर्फ प्रभावित करने वाले थे बल्कि असरदार भी थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए पहला परमाणु परीक्षण किया था तब हमने अपने आप को दुनिया के उन 6 देशों में शामिल कर लिया था जो परमाणु हथियार क्षमता से लैस थे। जब हमने SLV-3 को छोड़ा तो भारत उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता हासिल कर लेने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। तो फिर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले दुनिया के पहले या दूसरे देश कब बनेंगे? मैं 5वां देश का पट्टा उतार कर पहले देश का ताज पहनने के आह्वान के रूप में युवाओं से प्रायः यही कहा करता हूँ। जब श्रीमती गांधी की हत्या की खबर आई तो उस वक्त हम उस कार्य योजना पर काम कर रहे थे। श्रीमती गांधी की हत्या से वैज्ञानिक समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने देश में वैज्ञानिक शोध को काफी प्रोत्साहन दिया था, लेकिन भारत एक बहुत ही लचीला देश है। ये धीरे धीरे श्रीमती गांधी की हत्या के सदमे को भूल गया। उनके बेटे राजीव गांधी ने भारत के नए प्रधानमंत्री पद को संभाला। वह चुनाव मैदान में उतरे और देश को श्रीमती गांधी की नीतियों पर आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया। IMGDP भी श्रीमती गांधी की नीतियों में से एक था। श्रीमती गांधी का व्यक्तित्व एक कठोर अधिकारी की तरह था, जबकि राजीव गांधी का व्यक्तित्व करिश्माई था जो किसी को भी मोह लेता था। DRDL के परिवार से उन्होंने कहा था कि मैंने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उठाई गई कठिनाइयों तकलीफों को महसूस किया है। उन्होंने उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जिन्होंने देश से बाहर जाकर अपना भविष्य बनाने की बजाय अपने देश में रहकर ही काम करने को अपना रास्ता चुना। 25 फरवरी 1988 को दिन में 11:23 पर पृथ्वी को छोड़ा गया। यह देश में रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। पृथ्वी 150 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम पारंपरिक युद्ध विस्फोटक सामग्री ले जाने की क्षमता से युक्त जमीन से जमीन पर मार करने वाली केवल एक मिसाइल ही नहीं थी, बल्कि ये देश में भविष्य की सारी मिसाइलों का बुनियादी रूप थी। पृथ्वी को छोड़ जाने के बाद पड़ोसी देशों को काफी सदमा लगा था, जबकि पश्चिम राष्ट्रों को शुरू में तो धक्का लगा और बाद में उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। टेक्नोलॉजी संपन्न 7 बड़े राष्ट्रों ने निर्देशित मिसाइल विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, पर तब तक भारत निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में दुनिया में आत्मनिर्भर हो चुका था। रॉकेट विज्ञान में भारत की क्षमता फिर से स्थापित हो चुकी थी। भारत दुनिया के उन कुछ राष्ट्रों की कतार में शामिल हो गया था जो अपने को महाशक्ति कहते थे। हमेशा बुद्ध या गांधी बनने की प्रेरणा देते रहने वाले भारत को आखिर मिसाइल शक्ति से युक्त क्यों होना पड़ा? शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए इस सवाल का जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। 2 शताब्दियों के दमन एवं अत्याचार भी भारतीय लोगों की सृजनात्मकता को और दक्षता को खत्म कर पाने में असफल रहे। आजादी हासिल करने के 1 दशक के भीतर ही शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भारतीय अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। उस समय मिसाइल विकास में लगाने के लिए ना तो पैसा था और ना ही सशस्त्र बलों को इसकी जरूरत थी। ईयर 1962 के कटु अनुभवों ने हमें मिसाइल विकास की ओर बुनियादी कदम उठाने के लिए विवश किया। क्या पृथ्वी पर्याप्त रहेगी? क्या 4 या 5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें ताकतवर बनाने के लिए पर्याप्त होगा, या परमाणु हथियार रखकर हम शक्तिशाली हो जाएंगे? मिसाइल और परमाणु हथियार तो इस विश्व का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि मैंने देखा है कि पृथ्वी के विकास ने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित किया है। उच्च टेक्नोलॉजी के लिए भारी मात्रा में पैसे और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए हम कर क्या सकते थे? अग्नि मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित की जा रही थी और देश में उपलब्ध सारे संसाधनों का इस्तेमाल इसमें हुआ था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा वैज्ञानिक थे। अग्नि प्रक्षेप की इन विशाल कोशिशों में कई संगठन हमारे नेटवर्क में काम कर रहे थे। अग्नि मिशन की 2 बातें मुख्य थी, कार्य और कार्यकर्ता।
अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हर सदस्य टीम के दूसरे सदस्यों पर निर्भर था। अग्नि का प्रक्षेपण सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी एक अभियान था। वी.आर. नागराज विद्युत संयोजन टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उनके परिवार वालों ने उनको उसकी खबर नहीं दी। जब वे ITR पर थे तब उनकी पत्नी के भाई का निधन हो गया था। उनके परिवार वालों ने उनको इसकी खबर नहीं दी थी ताकि अग्नि के प्रक्षेपण के उनके काम में बाधा न पड़ जाए। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को किया जाना था। ये एक अभूतपूर्व काम होने जा रहा था। प्रक्षेपण की तैयारियों के लिए सारे काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो गए थे। हमने प्रक्षेपण के समय आसपास के गांवों के ग्रामीणों को सुरक्षा की दृष्टि से हटा देने का फैसला किया था। इस पर मीडिया का ध्यान गया और काफी विवाद पैदा हुआ। तब 20 अप्रैल 1989 का दिन आ पहुंचा था। पूरे राष्ट्र की निगाहें हमारी ओर लगी थी। उड़ान परीक्षण रद्द कर देने के लिए कूटनीतिक माध्यमों के जरिए हम पर काफी विदेशी दबाव पड़ा, लेकिन हमारे पीछे भारत सरकार चट्टान की तरह खड़ी थी। T14 सेकंड पर कंप्यूटर ने सिग्नल होल्ड दिया, जो ये दर्शा रहा था कि एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे फौरन सुधार दिया गया। इसी बीच एक और स्टेशन ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ ही सेकंडों में कई जगह से होल्ड के संकेत मिले। हमें प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा। प्रेस और मीडिया ने मिसाइल प्रक्षेपण रद्द होने को तरह तरह से उछाला। अपने अपने पाठकों को रुचिकर लगने वाली जो कल्पित चीजें वे छाप सकते थे उन्होंने छापी। कार्टूनिस्ट सुधीरधर ने कार्टून बनाया जिसमें दुकानदार सेल्समैन को सामान लौटाते हुए ये कह रहा था कि अग्नि की तरह यह भी नहीं उड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स में एक कार्टून था। एक राजनेता प्रेस रिपोर्टरों को दिलासा दिलाते हुए ये कह रहा था कि किसी भी तरह के डर की कोई बात नहीं है, यह पूरी तरह शांतिपूर्ण था, अहिंसक मिसाइल। अगले 10 दिन तक दिन रात एक करके हमारे वैज्ञानिकों ने विस्तृत विश्लेषण के बाद मिसाइल प्रक्षेपण के लिए 1 मई 1989 का दिन तय किया था। लेकिन इस बार फिर स्वचालित कंप्यूटर की जांच में T10 सेकंड पर होल्ड सिग्नल मिला और इस बार फिर प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब रॉकेट विज्ञान में ऐसी चीजें होते रहना आम बात है और दूसरे देशों में भी ऐसा होता रहता है, लेकिन उत्साही राष्ट्र हमारी समस्याओं को समझना ही नहीं चाह रहा था। हिंदू में केशव ने एक कार्टून बनाया। इसमें दिखाया गया कि एक ग्रामीण कुछ नोट गिन रहा है और दूसरे से कह रहा है, हाँ, टेस्ट साइट के पास बनी मेरी झोपड़ी से निकल जाने का ही यह मुआवजा है। कुछ बार और ये रद्द हो और मैं खुद का मकान बनवा सकूं। अमूल के कार्टून में सुझाया गया कि अग्नि को जो जरूरत थी वो ईंधन के रूप में उसके मक्खन की थी। स्वाभाविक है कि बड़े अवसरों के साथ बड़ी चुनौतियां भी बराबर होती हैं। हमें समस्याओं को छोड़ नहीं देना चाहिए और हमें वशीभूत करने की समस्याओं को अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। देश हमसे सफलता से कम पर कुछ भी उम्मीद नहीं रखता, इसीलिए हमें सफलता को उद्देश्य बनाकर ही काम करना होगा। और अंततः अग्नि का प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण से पहले वाली रात को डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल के.एन. सिंह और मैं रक्षा मंत्री के.सी. पंत के साथ घूम रहा था, जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। उस दिन पूरी चांदनी रात थी। ज्वार पूरे जोरों पर था। लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थी। क्या कल होने वाले अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे? यह सवाल हम सभी के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन हम में से कोई भी उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तो मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? यह एक साधारण सवाल था। इसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूं जो मेरे पास नहीं है? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की जरूरत है। मैंने कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। रक्षा मंत्री के.सी. पंत ने पलट कर कहा, हम कल जरूर सफल होंगे। उन्होंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। मिसाइल अपने निर्धारित पथ पर ही बढ़ी। उड़ान संबंधी सारे आंकड़े मिले। यह किसी दुस्वप्न वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। कई केंद्रों पर एक साथ 5 साल से काम करने के बाद आज हम लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। पिछले 5 हफ्तों में हम कई कठोर अग्नि परीक्षाओं से गुजरे थे। हम पर हर तरफ से यह सब रोक देने के लिए दबाव पड़ रहा था, लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अग्नि प्रक्षेपण को आत्मनिर्भर तरीकों से देश की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की रक्षा के लिए हमारे सतत प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि बताया था।
राष्ट्रपति वेंकटरमन ने अग्नि की सफलता में अपने सपने को पूरा होते हुए देखा था। उन्होंने शिमला से फोन पर मुझसे कहा, यह आपके समर्पण, कठोर परिश्रम एवं प्रतिभा का ही फल है। अग्नि के सफल परीक्षण पर सबसे ज्यादा गुस्सा तो अमेरिका की एक मशहूर रक्षा पत्रिका द्वारा व्यक्त किया गया। अमेरिकी कांग्रेस ने मिसाइल से संबंधित टेक्नोलॉजी और दोहरे इस्तेमाल वाली सभी तकनीकें एवं बहुराष्ट्रीय सहायता देना बंद करने की धमकी भी दे डाली। मिसाइल एवं युद्ध हथियारों की टेक्नोलॉजी के एक तथा कथित विशेषज्ञ गैरी मिलहॉलिन ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल में दावा किया था कि भारत ने अग्नि पश्चिम जर्मनी की मदद से बनाई थी। मुझे ये पढ़कर बहुत ही हंसी आई कि अग्नि की निर्देशन प्रणाली, प्रथम चरण का रॉकेट और उसका अगला हिस्सा जर्मन एरोस्पेस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया था और अग्नि के वायुगतिकीय मॉडल का परीक्षण DLR की विंड टनल में ही किया गया था। DLR की तरफ से फौरन इसका खंडन आया और DLR ने अटकल लगाते हुए इसे दूसरी तरफ मोड़ दिया। DLR ने कहा कि अग्नि के लिए भारत को फ्रांस ने तकनीकी मदद की थी। अमेरिकन सीनेटर जेफ बिगमैन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अग्नि के लिए सभी जरूरी चीजें और तकनीकें मैंने अपने 4 महीने के वैलप द्वीप की यात्रा के दौरान जुटाई थी। लेकिन सच ये था कि वैलप द्वीप में 25 साल पहले गया था और अग्नि में इस्तेमाल की गई तकनीक तब कहीं नहीं थी, यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं थी। अग्नि के बाद भारत उस स्थिति में पहुंच गया था जब उसके पास अपने को युद्ध में शामिल किए जाने से बचाए रखने का विकल्प आ गया था। पृथ्वी एवं त्रिशूल का परीक्षण हम पहले ही कर चुके थे और नाग तथा आकाश की दक्षता ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां इस क्षेत्र में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। पृथ्वी आज जमीन से जमीन पर मार करने वाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है। ये 250 किलोमीटर तक 1000 किलो युद्ध विस्फोटक ले जाने की क्षमता से युक्त है। पृथ्वी मिसाइल सभी मामलों, डिजाइन, संचालन, तैनाती में पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इन सराहनीय कोशिशों की क्षमता को भारतीय सेना ने फौरन मान्यता दी। पृथ्वी एवं त्रिशूल मिसाइलों के निर्माण के लिए ऑर्डर देने हेतु मंत्रिमंडल के राजनीतिक मामलों की समिति ने भी अपनी मुहर लगा दी। आजादी के बाद से बड़े एवं पेचीदा हथियारों की खरीद के मामले में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ईयर 1990 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता की खुशी मनाई। मेरे देश के लोगों द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मुझे छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। ये सही है कि उन्हें निश्चित ही वहाँ पैसा काफी ज्यादा मिलता है, लेकिन अपने देश के लोगों के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेला मौन चिंतन की अवस्था में बैठा रहा। रामेश्वरम की मिट्टी व चट्टाने, प्रोफेसर साराभाई के साथ तिलपत रेंज का दौरा, SLV-3 की असफलता वाले दिन, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की दिलासा, SLV-3 के सफल प्रक्षेपण के दिन राष्ट्र द्वारा उत्सव मनाया जाना, श्रीमती गांधी की प्रशंसा भरी मुस्कुराहट, मुझे DRDO में ले जाने के लिए डॉक्टर रमन्ना का विश्वास, IGMDP, RCI का बनना, पृथ्वी, अग्नि और इस तरह की ढेरों स्मृतियां निकलती गईं। अब ये सब लोग कहाँ थे? मेरे पिताजी, प्रोफेसर साराभाई, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, क्या मैं इनसे मिलकर अपनी खुशी को बांट सकता था? अफसोस, पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। एक बार मैं मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण देने गया। जब मैं मदुरई पहुंचा तो मैंने अपने हाई स्कूल के शिक्षक आयादोरे सोलेमन के बारे में पता लगाया। अब वे करीब 80 साल के थे। मुझे बताया गया कि वे मदुरई के बाहर एक छोटी बस्ती में रहते हैं। मैंने टैक्सी ली और उनके घर की तलाश में निकल गया। श्रद्धेय सोलोमन को ये बात पता थी कि उस दिन मैं दीक्षांत भाषण देने जा रहा हूँ, पर उनके पास वहाँ पहुँचने का कोई जरिया नहीं था। मुझे अपने घर पर आया पाकर उनकी आंखें भर आईं। मैं उन्हें अपने साथ दीक्षांत समारोह में ले गया। गुरु एवं शिष्य के बीच एक भावनात्मक मिलन था। तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर PC अलेक्जेंडर, जो इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, ने मेरे वृद्ध गुरु का मान रखते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे भी मंच पर आके बैठे। हर एक विश्वविद्यालय का हर दीक्षांत समारोह किसी बांध के विशाल द्वारों को खोलने के समान होता है, जिससे निकला प्रवाह संस्थानों, संगठनों एवं उद्योगों द्वारा राष्ट्र निर्माण की फसलें सींचने हेतु पानी के स्रोत और दरियाओं में बदलकर दूर दूर तक फैल जाता है। मैंने नौजवान छात्रों से वही कहा जो श्रद्धेय सोलोमन ने करीब आधी सदी पहले कहा था। अपने भाषण के बाद मैंने अपने गुरु के सामने झुककर प्रणाम किया। महान स्वप्नदृष्टाओं के बड़े सपने हमेशा कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। श्रद्धेय सोलोमन ने मुझसे कहा कि कलाम, तुम न सिर्फ मेरे लक्ष्यों तक पहुंच गए हो, बल्कि तुम उससे भी आगे निकल गए हो। और ये बात कहते हुए प्रेम से उनका गला भर आया। ईयर 1991 की शुरुआत
एक अनिष्टकारी वर्ष के रूप में हुई। 15 जनवरी 1991 की रात इराक एवं अमेरिका के नेतृत्व वाली सहयोगी सेनाओं के बीच खाड़ी युद्ध छिड़ गया। उस वक्त भारतीय आकाश पर से गुजर रहे उपग्रह टेलीविजन की तरफ भारतीय जनता का ध्यान गया। अमेरिकी उपग्रह टीवी चैनल्स CNN पर दिखाई जा रही रॉकेटों और मिसाइलों की ओर से पूरे राष्ट्र का ध्यान लग गया। कॉफी हाउसों और चाय की दुकानों तक लोगों में स्कर्ड व पैट्रियट मिसाइलों के बारे में चर्चा करना शुरू हो गई थी। बच्चे आकाश में मिसाइल जैसी बनी पतंगे उड़ाते और अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क पर युद्ध का जो नाटकीय वृत्तांत देखते सुनते उनसे प्रेरित हो युद्ध संबंधी खेल खेलते। पृथ्वी एवं त्रिशूल के सफल परीक्षण से चिंतित राष्ट्र को काफी राहत मिली थी। अखबारों ने पृथ्वी एवं त्रिशूल की क्षमताओं, निर्देशन प्रणालियों आदि के बारे में लोगों को काफी जानकारियां दी थी। एक साधारण सवाल जिसका मुझे सामना करना पड़ा वो ये था कि स्कर्ट की तुलना में पृथ्वी ज्यादा श्रेष्ठ है या पैट्रियट की जगह आकाश काम कर सकती है। मुझसे हाँ और क्यों नहीं सुनकर लोगों के चेहरे गर्व और संतोष से चमक उठते। चीनी युद्ध दार्शनिक सन जू ने 2000 साल पहले भी अपने चिंतन में कहा था कि युद्ध में बड़ी संख्या में शत्रु देश के सैनिकों को मार डालना उतना अर्थ नहीं रखता जितना कि उसे मानसिक रूप से हरा देना महत्वपूर्ण होता है। लगता है उन्होंने 20वीं सदी के युद्ध की कल्पना करते हुए ये कहा था। मेरा मानना है कि वह दृष्टि की स्पष्टता और निर्देशन की कमी है। यह बात तब ठीक से सामने आई जब मैंने उन परिस्थितियों और व्यक्तियों के बारे में लिखने का फैसला किया जिन्होंने मुझे वह बनाया जो कि मैं आज हूँ। यह कुछ लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विचार या अपने जीवन के कुछ निश्चित पहलुओं को घटा बढ़ाकर दिखाने की बात नहीं थी। जो मैंने कहना चाहा वह यह है कि किसी को भी, चाहे गरीब हो या छोटा, जीवन के बारे में हताशा महसूस नहीं करनी चाहिए। समस्याएं जीवन का हिस्सा है। दुख भोग ही सफलता का सत्व है। जैसा किसी ने कहा है, ईश ने नहीं कहा कि दूंगा सदा स्वच्छ नीला आकाश, फूल भरी राहें जीवन भर, बिन बादल और बिन बरसात, बिन दुख के आनंद ना होगा और ना शांति बिना प्रलाप। मैं ये कहने की दृष्टता नहीं करूंगा कि मेरा जीवन किसी के लिए एक आदर्श या मॉडल के रूप में हो सकता है, लेकिन अंधकारमय जगह पर रहने वाले कुछ गरीब बच्चे, शोषित समाज में रह रहे बच्चे मेरे जीवन की बनी नियति से थोड़ी सी दिलासा जरूर ले सकते हैं। क्या यह उनके बंधुआयत, पिछड़ेपन या निराशाजनक माहौल से उबरने में उनकी मदद कर पाएगा? वे जहाँ हो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ईश्वर उनके साथ है, और जब वो उनके साथ है तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अपने जीवन के संघर्ष की कहानी बताते हुए मैंने अंदर कहीं कहीं कुछ झलक देने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि हमारे समाज में सत्तावाद के खिलाफ खड़े कुछ थोड़े से नौजवानों के समान ही यह होगी। इस सत्तावाद का एक प्रमुख लक्षण ये है कि ये लोगों को दौलत, सम्मान, प्रतिष्ठा, पदोन्नति, एक दूसरे के जीवन शैली से प्रभावित रहने, आयोजित सम्मान, सभी तरह के प्रतिष्ठा द्योतक जैसे अंतहीन रास्ते पर ले जाती है। जब मैं अमीर, सत्ता संपन्न, शिक्षित लोगों को अपने भीतर शांति के लिए तड़पते, छटपटाते और संघर्ष करते देखता हूँ तो अहमद जलालुद्दीन और अयादुल्लाह सोलेमन जैसे लोग याद आ जाते हैं। पास में कुछ भी नहीं होते हुए वे कितने खुश थे। बहुत सी चीजों पर निर्भर रहे बिना भी वे अपने को कितना सुरक्षित महसूस करते होंगे। जीवन एक कठिनाइयों से भरा खेल है। इसमें आप सिर्फ तभी जीत सकते हैं जब आप एक व्यक्ति होने का जन्मसिद्ध अधिकार हासिल कर लें। इसे प्राप्त करने के लिए आपको सामाजिक या बाहरी खतरे उठाने को तैयार रहना होगा। सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा मुझे अपनी रसोई में भोजन के लिए आमंत्रित करने को आप क्या कहेंगे? मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए मेरी बहन जोरा ने अपने सोने की चूड़ियां व हार गिरवी रखा, इसे आप क्या कहेंगे? मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक व्यक्ति हूँ। ये कहानी पहले अग्नि प्रक्षेपण तक की ही है। तब से अब तक और बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। जीवन चलता रहेगा। अगर हम 100 करोड़ लोगों की संयुक्त क्षमता के रूप में सोचे तो ये महान देश हर क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल करेगा। मेरी कहानी जैनुल अब्दीन के बेटे की कहानी है, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में 100 साल से ज्यादा तक रहे और वहीं अपना शरीर छोड़ा। यह उस किशोर की कहानी है जिसने अपने भाई की मदद के लिए अखबार बेचे। यह कहानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर एवं अयादुल्लाह सोलेमन के शिष्य की कहानी है। यह उस छात्र की कहानी है जिसे पंदलाई जैसे शिक्षकों ने पढ़ाया। यह उस इंजीनियर की कहानी है जिसे MGK मेनन ने उठाया और प्रोफेसर साराभाई जैसी हस्ती ने तैयार किया, और एक ऐसे कार्यदल नेता की कहानी जिसे बड़ी संख्या में विलक्षण व समर्पित वैज्ञानिकों का समर्थन मिलता रहा।
ये एक छोटी सी कहानी मेरे जीवन के साथ ही खत्म हो जाएगी। मेरे पास न धन, न संपत्ति, न मैंने कुछ इकट्ठा किया, कुछ नहीं बनाया जो ऐतिहासिक हो, शानदार हो, आलीशान हो। पास में भी कुछ नहीं रखा है, कोई परिवार नहीं, बेटा बेटी नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के लिए कोई उदाहरण बनूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ लोग मेरी इस कहानी से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं और जीवन में संतुलन लाकर वह संतोष प्राप्त कर सकते हैं जो सिर्फ आत्मा के जीवन में ही पाया जा सकता है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा फकीर और मेरे पिता ज़ैनुल-अब्दीन की पीढ़ी अब्दुल कलाम के साथ खत्म होती है, लेकिन उस सार्वभौम ईश्वर की कृपा इस पुण्य भूमि पर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये तो शाश्वत है। आपको ये बुक समरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।